Hello everyone, welcome back. Welcome to part 43 of our Indian polity lecture series and part 2 of fundamental right. Presently we are dealing with the topic fundamental rights और fundamental rights के ऊपर ये हमारा second part होने जा रहा है. So these are the topics which we are going to cover in this video. सबसे पहले हम बात करेंगे classification of fundamental rights की, उसके बाद फिर negative and positive rights की हम बात करेंगे. Then हम definition of state देखेंगे जो आर्टिकल नंबर 12 के अंदर में दिया गया है, यानी स्टेट के डेफिनेशन में कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस आते हैं और उनके द्वारा अगर फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो आप कोर्ट पहुंच सकते हो. तो वो डेफिनेशन जो है वो आपको पता होना चाहिए, वो इंस्टीट्यूशन जो है वो आपको पता होना चाहिए, ताकि इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ फंडामेंटल राइट आप कोर्ट जो है पहुंच सको. देन आर्टिकल नंबर 13 की हम बात करेंगे, बिकॉज आर्टिकल नंबर 13 जो है वो फंडामेंटल राइट को जस्टिशिएबल बनाता है. जस्टिशिएबल बनाता है इसका मतलब क्या है? तो जब भी हम कहते हैं कि जस्टिशिएबल बनाता है, इसका मतलब है कि हम फाइल कर सकते हैं कोई केस, या वायलेशन को हम चैलेंज कर सकते हैं, या फिर हम जजमेंट जो है उसकी गुहार लगा सकते हैं. ठीक है, देन हम देखेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. सो क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें तो ओरिजिनली जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था और जब लॉन्च किया गया ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950, तब भारत की जो जनता थी, सिटीजन थी, उसको 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे. ठीक है, एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट थे? 7 फंडामेंटल राइट थे. ठीक, पहला था राइट टू इक्वलिटी, देन राइट टू फ्रीडम, देन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, देन फिफ्थ जो फंडामेंटल राइट था दैट वाज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सिक्स्थ जो राइट था दैट वाज राइट टू प्रॉपर्टी, एंड सेवेंथ जो राइट दिया गया था वो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का, जिसमें से राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट था अंडर आर्टिकल 31, उसे 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाकर हटा दिया गया. कहां से हटाया गया? तो फंडामेंटल राइट के कैटेगरी से हटाया गया. ठीक है, ऐसा नहीं है कि राइट टू प्रॉपर्टी कोई अधिकार है ही नहीं. राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट था उसकी कैटेगरी से, फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से हटा के इसको लीगल राइट बना दिया गया है. ठीक है, कब किया गया? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ये किया गया 1978 में. और आज के टाइम पे राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो लीगल राइट का स्टेटस होल्ड करता है, एंड इसे आर्टिकल नंबर 300A में डाला गया है इन पार्ट 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपको याद रखनी है. सो क्योंकि फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से राइट टू प्रॉपर्टी को हटाकर लीगल राइट की कैटेगरी में डाल दिया गया, इसलिए एट प्रेजेंट हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट है? तो एट प्रेजेंट हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट है. ठीक है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो भी एक अलग से फंडामेंटल राइट मिला हुआ है. जी नहीं, राइट टू प्राइवेसी जो है वो आर्टिकल नंबर 21 के तहत ही फॉल होता है, इसलिए राइट टू प्राइवेसी आपको अलग से फंडामेंटल राइट काउंट करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, फंडामेंटल राइट की जो कैटेगरीज है तो एक एक फंडामेंटल राइट के अंदर बहुत सारी बातें जो है वो बताई जाती है. उसी तरीके से आर्टिकल नंबर 21 को जब हम देखते हैं तो उसके अंडर में ही राइट टू प्राइवेसी आ जाता है. ओके, आर्टिकल नंबर 12 से आर्टिकल नंबर 35 जो है वो कंप्लीट मशीनरी प्रोवाइड करता है फंडामेंटल राइट्स का, एंड आर्टिकल नंबर 12 एंड आर्टिकल नंबर 13 जो है वो इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करते हैं फंडामेंटल राइट का. आर्टिकल नंबर 14 से 18 जो है राइट टू इक्वलिटी की बात करता है. आर्टिकल नंबर 19 से 22 जो है वो फ्रीडम की बात करता है. आर्टिकल नंबर 23-24 जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं. देन आर्टिकल नंबर 25 to 28 जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करते हैं, एंड आर्टिकल नंबर 29-30 जो है वो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की बात करते हैं. आर्टिकल नंबर 31 हमने देखा कि इसे रिमूव कर दिया गया है बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1978, एंड जो 6th फंडामेंटल राइट है दैट इज अंडर आर्टिकल नंबर 32, वो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज प्रोवाइड करता है. ठीक है, इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ फंडामेंटल राइट यही हमें अधिकार देता है कि हम कोर्ट जो है जा सकते हैं, जजमेंट जो है उसकी डिमांड कर सकते हैं. देन आर्टिकल नंबर 33 टू आर्टिकल नंबर 35 में क्या बताया गया है? तो यहाँ पे पार्लियामेंट की पावर जो है वो बताई गई है, मार्शल लॉ के बारे में बात किया गया है. वो सारे इंफॉर्मेशन जो है वो आपको आर्टिकल नंबर 33 से आर्टिकल नंबर 35 के तहत मिल जाते हैं. ठीक है, वो कौन से फंडामेंटल राइट हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को मिले हुए हैं? तो इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में भी बात किया था. आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 29, 30 जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को मिले हुए हैं, एंड वो राइट्स जो सब लोगों को मिले हुए हैं यानी सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स उन सबको मिले हुए हैं वो कौन से हैं? 14, 20, 21, 22, 25 to 28 एंड 32, ये सभी को मिला हुआ है
उन लोगों को जो इंडिया में रह रहे हैं एट पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। देन आर्टिकल नंबर 12 जो है वो क्या बात करता है? सो आर्टिकल नंबर 12 जो है वो स्टेट की डेफिनेशन देता है। आर्टिकल नंबर 13 जो है वो बात करता है कि अगर कोई लॉ पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया और वो कंसिस्टेंट नहीं है विद रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल राइट, वो इनकंसिस्टेंट है, तो फिर क्या होगा? ओके। देन आर्टिकल नंबर 14 से आर्टिकल नंबर 30 के अंदर राइट्स के बारे में, अधिकारों के बारे में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 32 जो है वो इन्फोर्समेंट की बात करता है। आर्टिकल नंबर 33 से आर्टिकल नंबर 35 जो है वो पार्लियामेंट को स्पेशल पावर प्रोवाइड करता है। सो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट नेगेटिव एंड पॉजिटिव राइट्स। तो नेगेटिव राइट्स को पहले हम देखते हैं। नेगेटिव राइट्स क्या होते हैं? तो वो राइट्स जो रिस्ट्रिक्शंस लाते हैं स्टेट के ऊपर, उन्हें हम नेगेटिव राइट्स कहते हैं। These rights stop the state from interfering with your liberty। यानी आपकी जो लिबर्टी है, आपका जो फंडामेंटल राइट है, उसमें किसी भी प्रकार की रुकावट जो है वो स्टेट न क्रिएट करे, ये इंश्योर किया जाता है नेगेटिव राइट से, ठीक है। एंड दे इम्पोज अ ड्यूटी ऑन द स्टेट टू रेफ्रेन फ्रॉम सर्टेन एक्शन। रेफ्रेन का मतलब क्या हो जाता है? बचना या दूर रहना। तो ये वो राइट्स हैं जो स्टेट को कहते हैं कि इन एक्शंस को लेने से तुम बचो या फिर इन एक्शंस को तुम न लो, इन एक्शन से तुम दूर रहो। तो इस तरीके से हम क्या समझ रहे हैं कि वो राइट्स जो स्टेट को कुछ करने से रोकती हैं, उसे ही हम नेगेटिव राइट्स कहते हैं। स्टेट डू नॉट डू दिस। एग्जाम्पल से समझते हैं। आर्टिकल नंबर 14 को जब हम देखते हैं तो आर्टिकल नंबर 14 में राइट टू इक्वलिटी की बात की गई है। बट आर्टिकल नंबर 14 में ये कहा गया है कि स्टेट जो है कोई भी आर्बिट्रेरी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, यानी कोई भी मनमाना लॉ लाकर बेसलेस तरीके से डिस्क्रिमिनेट जो है वो नहीं किया जाएगा जनता के साथ, जनता के बीच में ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि स्टेट को रोका जा रहा है किसी राइट की वजह से। तो ये आर्टिकल नंबर 14 जो है ये किस प्रकार का राइट हो गया? ये नेगेटिव राइट हो गया विद रिस्पेक्ट टू स्टेट। ओके। वैसे ही आर्टिकल नंबर 19 जो है वो भी एक नेगेटिव राइट के अंदर काउंट होता है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल नंबर 19 जो है वो कहता है दैट नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम, यानी सरकार जो है वो कोई भी अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगी ऑन फ्रीडम ऑफ सिटीजन, वो फ्रीडम जो फंडामेंटल राइट के तहत मिले हैं लोगों को, ठीक है। फ्रीडम के ऊपर रिस्ट्रिक्शन रहेगा बट वो रीजनेबल होने चाहिए, अनरीजनेबल नहीं होने चाहिए। यानी वो प्रॉपर तरीके से डिफाइन होने चाहिए कि क्यों रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगाए जा रहे हैं, ये रिस्ट्रिक्शन लगाना क्यों जरूरी है, ठीक है। अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है, बेसलेस रिस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं लगाए जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि इन पर्टिकुलर आर्टिकल्स के द्वारा स्टेट को कहा जा रहा है कि आप ये चीजें नहीं करोगे। दैट्स वाई ये जो राइट्स हैं ये नेगेटिव ऑब्लिगेशंस लाते हैं, दैट्स वाई ये नेगेटिव राइट्स कहलाते हैं। ओके। देन पॉजिटिव राइट्स। तो पॉजिटिव राइट्स का मतलब क्या है? वो राइट्स जो स्टेट को कहती हैं कि आप ये प्रॉपर एक्शन लो। These rights require the state to take actions, create facilities और ensure protection। यानी यहाँ पे इन अधिकारों के द्वारा क्या कहा जाएगा स्टेट को कि स्टेट डू दिस। एग्जाम्पल के रूप में हम समझते हैं आर्टिकल नंबर 21A। तो आर्टिकल नंबर 21 में कहा गया है दैट स्टेट मस्ट प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। यानी स्टेट जो है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करें बच्चों को जो एक सर्टेन एज लिमिट के अंदर फॉल होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से आर्टिकल नंबर 32 को अगर हम देखें तो यहाँ पे कहा गया है स्टेट मस्ट प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी स्टेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज प्रोवाइड करेगा सिटीजन्स को, जनता को। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इन राइट्स के द्वारा सरकार को कुछ करने को कहा जा रहा है, इसलिए ये जो राइट्स हैं ये पॉजिटिव राइट्स में इंक्लूड होते हैं। एक जगह पे सरकार को रोका जा रहा था राइट्स के द्वारा कि आप ये चीज नहीं करोगे, एंड दूसरी जगह पे सरकार को कहा जा रहा है कि तुम ये चीज करोगे, एंड इसी बेसिस पे हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव राइट्स को देखते हैं, हमने डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव राइट्स क्या हैं? तो ये पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस डालते हैं स्टेट के ऊपर और स्टेट को कहा जाता है दैट डू दिस। देन अब हम डेफिनेशन देखेंगे आर्टिकल नंबर 12 के तहत स्टेट का। सो स्टेट का मतलब क्या है? तो
कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है दैट इन दिस पार्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड द स्टेट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट्स एंड ऑल द लोकल और अदर ऑथोरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो पार्लियामेंट है, देन जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर है सारे स्टेट्स की, और जितनी भी लोकल ऑथोरिटीज है या फिर वो ऑथोरिटीज, वो ऑफिसेज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में हैं, वो सारे स्टेट के डेफिनेशन में फॉल होंगे। ठीक है, तो स्टेट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट कंट्रोल बॉडी जो हैं वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। थोड़ी देर में हम इसको और ज्यादा क्लियर वे में समझने वाले हैं अगले स्लाइड में। ठीक है, और आपका फंडामेंटल राइट का अगर हनन होता है स्टेट के द्वारा, यानी इनमें से किसी के द्वारा भी अगर आपका फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, तो बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल नंबर 226 आप डायरेक्टली हाई कोर्ट में जा सकते हो, एंड बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों आर्टिकल जो है वो आपको याद रखने होंगे, बिकॉज स्टेट के द्वारा अगर फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है तो इन फंडामेंटल राइट्स को आप क्लेम कर सकते हो डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाकर। ओके, सो आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट के डेफिनेशन में क्या क्या फॉल होता है, तो सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कौन कौन स्टेट के डेफिनेशन में आएगा? प्राइम मिनिस्टर एंड जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो सब, सारे जो यूनियन गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं वो सब जो हैं वो स्टेट के डेफिनेशन के अंदर है। देन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है वो भी स्टेट के डेफिनेशन में आएगा, यानी लोकसभा, राज्यसभा। इनमें से किसी के द्वारा भी अगर फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो आप क्लेम कर सकते हैं, आप कोर्ट जो है मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे स्टेट के डेफिनेशन में है। देन स्टेट गवर्नमेंट में कौन कौन स्टेट के डेफिनेशन में है, तो चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स, देन ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टेट, देन स्टेट लेजिस्लेचर जो है वहां पे विधानसभा, विधान परिषद, अगर दोनों हाउसेस है तो दोनों हाउसेस कंसिडर होंगे, अगर एक हाउस है तो एक हाउस ही कंसिडर होगा। तो ये सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो सब स्टेट के डेफिनेशन में फॉल होंगे अंडर आर्टिकल 12। देन लोकल ऑथोरिटीज, म्यूनसिपैलिटीज, पंचायत, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, डेवलपमेंट ऑथोरिटीज, ये सब जो हैं स्टेट के डेफिनेशन में ही काउंट हो गए। देन अदर ऑथोरिटीज, अदर ऑथोरिटीज में जैसे कि कोई ऐसी बॉडी जो लॉ के द्वारा क्रिएट की गई है या फिर कंट्रोल किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर वो पब्लिक या गवर्नमेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, या फिर पब्लिक यूनिवर्सिटीज यानी गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं, ये सब भी स्टेट के डेफिनेशन में फॉल होंगे अंडर आर्टिकल 12। जो LIC है, ONGC है, इसरो है, भेल है, HAL है, ये जितनी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैं वो सब भी स्टेट के डेफिनेशन में फॉल होंगी अंडर आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप कि आपको अब ये बात जो है क्लियर हो गई होगी, एंड यू आर नॉट गोइंग टू हैव एनी कंफ्यूजन कि कौन सी चीज़ जो है स्टेट के अंडर कंसिडर होगी, कौन सी चीज़ जो है स्टेट के डेफिनेशन में कंसिडर नहीं होगी। ओके, सो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट आर्टिकल नंबर 13। आर्टिकल नंबर 13 जो है वो फंडामेंटल राइट को जस्टिशिएबल बनाता है, यानी बिकॉज ऑफ आर्टिकल नंबर 13 आप डिमांड कर सकते हो कि मेरा फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है, मुझे जस्टिफिकेशन चाहिए, मुझे प्रॉपर जजमेंट जो है वो चाहिए। ठीक है, आर्टिकल नंबर 13 जो है वो इंश्योर करता है कि कोई भी लॉ पास्ट का या प्रेजेंट का या फ्यूचर का ऐसा नहीं होगा जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, और कोई ऐसा लॉ अगर है जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है वो नल एंड वाइड जो है घोषित हो जाएगा। ठीक है, देन आर्टिकल नंबर 13 का क्लॉज 1 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 13 का क्लॉज 1 जो है बात करता है अबाउट प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, यानी भारतीय संविधान जब 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया उससे पहले जो कानून यहाँ पे चल रहे थे उसके रिस्पेक्ट में बात करता है आर्टिकल नंबर 13 का क्लॉज 1। और आर्टिकल नंबर 13 का क्लॉज 1 कहता है दैट एनी लॉ दैट एग्जिस्टेड इन इंडिया बिफोर 26 जनवरी 1950 इफ इट इज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स शैल बी वॉइड टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी, यानी कोई भी लॉ जो 26 जनवरी 1950 से पहले इंडिया में था और उसकी वजह से अगर फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो उसके जितने पार्ट की वजह से फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है उस लॉ को, उस पार्ट को हटा दिया जाएगा, वो पार्ट जो है वो वाइड घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, सो parts of old laws that violated fundamental right automatically became void। ठीक है,
कोई अगर लॉ था पहले बिफोर कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उस लॉ को अगर पूरे रूप में अगर हम देखें तो उस लॉ का कुछ पार्ट अगर फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा था या पूरा लॉ जो है वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा था, तो वो पूरा लॉ जो है उस केस में वाइड घोषित कर दिया जाएगा। और अगर उस पर्टिकुलर लॉ के कुछ पार्ट जो हैं वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हैं, तो वो जो पार्ट वायलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट को, वो वाइड घोषित हो जाएगा। ठीक है, जो ऑफेंडिंग पार्ट है वही वाइड हो जाएगा। एंड ये चीज किया जाता है बाय यूजिंग डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। ठीक है, सो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी में क्या होता है कि कोई लॉ का पार्ट जो है वो अगर वायलेट कर रहा है, वो इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट के साथ, तो बस उतना जो पार्ट है जो ऑफेंड कर रहा है, जो वायलेट कर रहा है, जो इनकंसिस्टेंट है, उसी को हटाया जाएगा। ये इस डॉक्ट्रिन में कहा गया है। देन आर्टिकल नंबर 13 क्लॉज 2। आर्टिकल नंबर 13 क्लॉज 2 बात करता है अबाउट पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, यानी जब संविधान लागू कर दिया गया उसके बाद जो कानून है उसके रिस्पेक्ट में आर्टिकल नंबर 13 का क्लॉज 2 बात करता है। सो आर्टिकल नंबर 13 का क्लॉज 2 कहता है दैट द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ दैट टेक्स अवे और अब्राइजेस फंडामेंटल राइट, यानी सरकार जो है, कानून जो है, स्टेट जो है बेसिकली वो कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगी जिसके वजह से फंडामेंटल राइट का जो है वो हनन हो, किसी का फंडामेंटल राइट जो है वो छीना जाए। अगर स्टेट ऐसा कोई भी लॉ बनाती है जिसकी वजह से फंडामेंटल राइट पे जो है असर पड़ रहा है, फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, तो वैसे लॉ जो हैं वो नल एंड वाइड घोषित कर दिए जाएंगे। ठीक है, सो एनी लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर आफ्टर 1950 मस्ट कंप्लाई विद फंडामेंटल राइट्स, यानी ऐसे लॉज जो 1950 के बाद बनाए जा रहे हैं या बनाए जाएंगे वो फंडामेंटल राइट के साथ कंप्लाई करने चाहिए, वो वायलेट नहीं करने चाहिए। और अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेंगे तो कोर्ट जो है उनको स्ट्रक डाउन कर सकते हैं। एंड अगर कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिया गया है और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की वजह से भी वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट होता है, तो भी उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को नल एंड वाइड जो है वो घोषित किया जाएगा बिकॉज ऑफ आर्टिकल 13 क्लॉज 2। देन आर्टिकल नंबर 13 क्लॉज 3। सो आर्टिकल नंबर 13 क्लॉज 3 जो है वो डेफिनेशन देता है लॉ की एंड लॉ इन फोर्स की। सो लॉ के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? ऑर्डिनेंस, ऑर्डर्स, बाई लॉज, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशंस, कस्टम्स। कस्टम्स मतलब वो चीजें जो लिखित रूप में नहीं है बट बहुत सालों से रीति रिवाज के रूप में उस चीज को फॉलो किया जा रहा है, और क्योंकि वो लिखित रूप में नहीं है फिर भी जनता जो है अगर उसको बहुत ही दृढ़ कानून मान के चलती है तो ही उसको लॉ के अंदर कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, लॉ इन फोर्स का मतलब क्या है? लॉ इन फोर्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? सो ऐसे लॉज जो किसी भी कंपिटेंट लेजिस्लेचर या अथॉरिटी के द्वारा बनाए गए बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इन फोर्स एंड वो अभी तक रिपील नहीं किए गए हैं, उनको रखा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भले ही वो अभी करेंटली यूज नहीं किए जा रहे हैं, इन ऑपरेशन नहीं है किसी भी टेरिटरी में या सारी टेरिटरी में या स्पेसिफिक रीजन में, तो भी उन्हें लॉ इन फोर्स माना जाएगा। ठीक है, यानी ऐसा कानून जो बना के रख दिया गया है, भले ही उस चीज का अभी यूज नहीं हो रहा है बट वो एग्जिस्टेंस में है, उसको पार्लियामेंट के द्वारा बिल लाके रिपील नहीं किया गया है, तो ऐसे जो लॉज हैं उनको लॉज इन फोर्स माना जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से हम देखते हैं कि आर्टिकल नंबर 13 क्लॉज 3 जो है वो इंश्योर करता है बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लॉज, और फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लॉज दोनों को टेस्ट किया जाता है अगेंस्ट फंडामेंटल राइट, और अगर वो इनकंसिस्टेंट पाए जाते हैं तो उनको नल एंड वाइड घोषित किया जाता है। ठीक है, सो अब हम बात करेंगे अबाउट आर्टिकल 13 क्लॉज 4 जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड है। लॉ जो वर्ड है उसको डिफाइन किया गया था यहाँ पे, क्योंकि एक टशन जो है जुडिशरी एंड पार्लियामेंट के बीच में स्टार्ट हो चुका था और उस टशन को फाइनली खत्म किया गया बाय केशवानंदा भारती केस जजमेंट। तो ये चीज जो है, ये सिलसिला जो है, ये कब स्टार्ट हुआ? ये सिलसिला स्टार्ट हुआ 1951 में, जस्ट जब हमारा संविधान जो है 1950 में लागू किया गया, उसके बाद से ही कुछ केसेस जो हैं वो उठने लगे। तो ये डिसाइड कर पाना मुश्किल हो रहा था कि फंडामेंटल राइट जो है वो कंसिस्टेंट रहेगा या फिर डीपीएसपी जो है वो सुपरसीड करेगा। सो 1951 में शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आता है अंडर जमींदारी एबलिशन एक्ट, और
संघवी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में पटना का जो हाई कोर्ट है वो जजमेंट देती है कि जमींदारी एबोलिशन एक्ट जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट किसी इंडिविजुअल का छीन रहा है। ठीक है, सो पटना के हाई कोर्ट ने क्या कहा कि जमींदारी एबोलिशन एक्ट जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है बिकॉज वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, राइट टू प्रॉपर्टी को। बट वहीं पे दूसरे जो हाई कोर्ट्स थे, बेसिकली इलाहाबाद एंड नागपुर के हाई कोर्ट्स, वो कह रहे थे कि नहीं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है जमींदारी एबोलिशन एक्ट, और ये सही है, इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन जो है वो चल रहा था। और ये कंफ्यूजन क्यों चल रहा था? क्योंकि लॉ वर्ड जो यूज किया गया था आर्टिकल नंबर 13 के अंदर, वहां पे पता नहीं चल रहा था कि क्या ये सिर्फ ऑर्डिनरी लॉ को इंक्लूड करता है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी ये इंक्लूड करता है। क्या पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो कुछ भी बदलाव ला सकती है, और वो ऐसे बदलाव भी ला सकती है संविधान में जिसके द्वारा किसी का फंडामेंटल राइट जो है वो भी हैम्पर हो सकता है? तो ये सवाल जो है वो उठा था। देन जजमेंट ये दिया गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट इक्वल टू लॉ अंडर आर्टिकल 13। ठीक, फिर आगे सज्जन सिंह का केस हुआ 1965 के अंदर। सो 1965 में भी यही चीज कही गई दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट इक्वल टू लॉ अंडर आर्टिकल 13। फिर आता है गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस कब आता है? 1967। और गोलकनाथ केस में कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड और टेक अवे एनी फंडामेंटल राइट। ठीक है, साफ साफ कह दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो पार्लियामेंट है वो अमेंड नहीं कर सकती है और फंडामेंटल राइट जो है उसको छीन नहीं सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज इक्वल टू लॉ अंडर आर्टिकल 13, यानी आर्टिकल 13 में जो लॉ वर्ड यूज किया गया है वो समझा जाएगा जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। तो ये गोलकनाथ केस के जजमेंट में आया, और गोलकनाथ केस ने पार्लियामेंट के हाथों को बांध दिया। फंडामेंटल राइट जो है वो पूरी तरीके से अनटचेबल हो गया, यानी पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट पे हाथ भी नहीं लगा सकती थी। पर जैसा कि मैंने आपको कहा कि टशन चल रहा था, इसलिए 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाकर 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाकर 1971 में क्या किया गया कि पार्लियामेंट के द्वारा एक बड़ा बदलाव किया गया, और पार्लियामेंट ने रिवर्स कर दिया गोलकनाथ के जजमेंट को बाय ब्रिंगिंग वन अमेंडमेंट। और उस अमेंडमेंट के द्वारा पार्लियामेंट ने ये कहा दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आर नॉट लॉ अंडर आर्टिकल 13, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रहा है तो आप उसको नॉर्मल लॉ के रूप में ट्रीट नहीं कर सकते हो, और उस चीज को आप नल एंड वाइड घोषित नहीं कर सकते हो। तो यहां से क्या हमें झलक के नजर आ रहा है कि पार्लियामेंट जो है वो अपने आप को सारा पावर दे रही थी। बट थैंक्स टू केशवानंदा भारती केस जो कि 1973 में अपना जजमेंट देता है, एंड 24th of अप्रैल 1973 में ये जजमेंट आता है, और इस जजमेंट में ये कहा गया कि पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी है, ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस ला सकती है। बट पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसी को वायलेट कर दे। और इस तरीके से केशवानंदा भारती केस ने ये क्लियर कर दिया कि पार्लियामेंट का पावर जो है अमेंडमेंट का वो लिमिटेड है, वो अनलिमिटेड नहीं है। और वो अमेंडमेंट्स तभी तक वैलिड रहेंगे जब तक वो बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। अगर कोई भी अमेंडमेंट पार्लियामेंट के द्वारा किया गया और उससे बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई, तो सुप्रीम कोर्ट जो है उस अमेंडमेंट को भी स्ट्रक डाउन कर सकती है। सो आर्टिकल नंबर 13 के क्लॉज 4 में ये साफ बता दिया गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है। अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को ठेस पहुंचाएंगे तो वो अमेंडमेंट भी नल एंड वाइड घोषित किया जाएगा। और इसी जजमेंट में ये कहा गया कि पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट ला सकती है, बट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है। ओके, सो आर्टिकल नंबर 13 का समरी हम देख लेते हैं। सो आर्टिकल नंबर 13 का क्लॉज 1 जो है वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की बात करता है, और वो कोई भी कानून जो भारत के संविधान को लागू करने से पहले एग्जिस्ट कर रहा था
उसमें से कुछ भी कानून अगर फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो वो पूरा कानून अगर वायलेट करता है फंडामेंटल राइट को तो पूरा का पूरा कानून जो है वो नल एंड वाइड घोषित किया जाएगा। अगर उस कानून का कुछ पार्ट जो है वो वायलेट करता है फंडामेंटल राइट को तो वो पार्ट जो है वो नल एंड वाइड घोषित किया जाएगा। देन क्लॉज 2 जो है आर्टिकल नंबर 13 का वो क्या बात करता है कि आफ्टर 26 जनवरी 1950 स्टेट जो है वो कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगी जो फंडामेंटल राइट का हनन करता है। अगर ऐसा कोई लॉ बनाया गया तो वो नल एंड वाइड जो है घोषित किया जाएगा अंडर जुडिशियल रिव्यू ऑफ जुडिशरी। ठीक है। देन क्लॉज 3 जो है वो डेफिनेशन देता है लॉ का कि लॉ जो वर्ड है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होंगे। एंड क्लॉज 4 जो है आर्टिकल नंबर 13 का वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिगार्डिंग जो जस्टिफिकेशन है उसकी बात करता है। अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल नंबर 368 आर नॉट लॉ अंडर दिस आर्टिकल बट केशवानंद भारती केस ने क्या कहा कि भले ही वो लॉ के अंडर कंसिडर नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बट अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करेगा तो जुडिशरी जो है उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू कर सकती है और फाइनल डिसीजन जो है ले सकती है, नल एंड वाइड उसे घोषित कर सकती है अगर जुडिशरी को लगता है कि बेसिक स्ट्रक्चर के साथ खिलवाड़ हुआ है। ओके सो अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट कह रहा है राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन कंप्लीटली रिमूव फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या राइट टू प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से? तो जी नहीं। मैंने आपको बताया था कि राइट टू प्रॉपर्टी को पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से रिमूव किया गया है, इसे भारतीय संविधान से रिमूव नहीं किया गया है। ठीक है, इसलिए फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाता है यानी यहाँ पे ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी गलत। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? राइट टू प्रॉपर्टी इज नो लॉन्गर ए फंडामेंटल राइट। जी बिल्कुल सही, फंडामेंटल राइट नहीं है राइट टू प्रॉपर्टी, अब ये एक लीगल राइट है। एंड राइट टू प्रॉपर्टी इज नाउ लीगल राइट अंडर आर्टिकल नंबर 300A एंड पार्ट 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। देन सेकेंड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया। पहला स्टेटमेंट कह रहा है राइट टू प्रॉपर्टी वाज ओरिजिनली अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 31। तो जी हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देन second statement, after the 44th constitutional amendment act, right to property became a legal right under article number 300A। तो ये पॉइंट भी सही है। देन थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है टुडे अ पर्सन कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 फॉर वायलेशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी। तो जी नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि आर्टिकल नंबर 32 जो है वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट के रिस्पेक्ट में बात करता है। बट हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि वायलेशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी की बात की गई है एंड राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो अब फंडामेंटल राइट नहीं है। इसीलिए बाय यूजिंग आर्टिकल नंबर 32 कोई भी डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी। ओके, देन यहां से हम क्या देख रहे हैं कि थर्ड स्टेटमेंट गलत है। थर्ड स्टेटमेंट गलत है तो ये हमारा गलत हो गया, ये हमारा गलत हो गया। ओके, फोर्थ स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं। The state can acquire private property only after paying compensation under article number 300A। तो जी हाँ, ये पॉइंट जो है वो सही है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1, 2 एंड 4। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कुछ डाउट्स रह गए हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। मिलूंगा मैं अगली वीडियो में और अगली वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं हम आर्टिकल नंबर 14 से। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।